वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग GIT भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और गट भी कहा जाता है और इस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ। तो शुरू करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डाइजेशन क्या चीज़ होती है। तो डाइजेशन हम इसे कहते हैं कि जो हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। जब उसको फिर डाइजेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उसको हम लोग किस तरह करेंगे मैं आपको ये बात भी बताऊंगी। तो द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेकिंग डाउन, जो ब्रेक डाउन करके इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कर दिया टू फॉर द बॉडी टू अब्जॉर्ब, ताकि बॉडी जो उसे इजीली अब्जॉर्ब कर सके। तो ये चीज़ है डाइजेशन। डाइजेशन क्या चीज़ है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो इसे ईजिली अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। तो उसके आपको पता है कि डाइजेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है इंजेस्ट करना, माउथ के थ्रू इंजेस्ट करना। इंजेशन इसे कहा जाता है द एक्ट ऑफ ईटिंग, फीडिंग। द एक्ट ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड इंजेक्शन, जिसमें हम लोग एक लुकमा जो है वो अपने मुंह के अंदर डालते हैं, इसे हम कहते हैं इंजेक्शन। द सेकंड इसका प्रोसेस है वो है डाइजेशन। कि डाइजेशन जो है वो दो तरह से होती है। एक मैकेनिकली यानी कि हम च्यू करें यानी कि अपने दांतों के जरिए उसे खाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकली। जो हमारे स्टमक में भी होती है कि हम उसको चर्निंग प्रोसेस कहते हैं, कि वह स्टमक जो है वो चर्निंग करता है फूड को। और सेकंड प्रोसेस होता है केमिकली यानी कि सलाइवा के थ्रू कोई जो ब्रेक डाउन करे। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि मैकेनिकली डाइजेशन जो है वो दो तरह से होती है, मैकेनिकली और केमिकली। जिसमें केमिकल्स यूज़ हो उसे केमिकली, जिसमें टीथ का वर्क हो, चर्निंग प्रोसेस है, च्यूइंग प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकली। तो हम उसके बाद जब इंजेशन हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है, डाइजेशन के बाद होती है अब्जॉर्प्शन। जब हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बॉडी जो है उसे अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो हमें काम करने की एनर्जी की नीड होती है। डेट्स वाई हमें अब्जॉर्प्शन, हमारे जो फूड होता है वो अब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर और हमें इसमें हेल्प मिलती है। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे हमारा फूड लेना क्यों ज़रूरी है। इसमें एक ज़रूरी है कि हमारे सिंथेटिक प्रोसेस होते हैं। सिंथेटिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें मतलब कि हमारा नेल्स बन रहे हैं, नेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे हेयर ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए हमें एनाबॉलिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एनाबोलिज्म हो रही है, जिसमें वो तोड़ फोड़ हो रही है। कुछ एनाबोलिज्म यानी कि किसी चीज़ का बनना, कैटाबोलिज्म यानी कि किसी चीज़ का टूटना। तो हमारे न्यू सेल्स बनते हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि हमें सिंथेटिक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमें फूड की इंजेस्ट करें हम अपने अंदर। क्योंकि अगर हमारे अंदर हम फूड जो है वो नहीं खाएंगे, यानी कि अगर खुराक हम नहीं लेंगे तो जब हमारी एनर्जी भी वीक हो जाती है, हम लोग फिर कोई काम नहीं कर पाते, हमें सुस्ती महसूस होती है। तो अब्जॉर्प्शन के बाद होती है एलिमिनेशन। जब जो चीज़ जितनी भी हमें मिकदार में नीड होती है, जितने इलेक्ट्रोलाइट, जितने विटामिन, जितने भी हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, लिपिड्स चाहिए होते हैं, वो जब अब्जॉर्ब होने के बाद जितना भी वेस्ट मटीरियल होता है जो हमें बॉडी को नीड नहीं होता है, वो जो है एक्सक्रीट हो जाता है। तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन। द प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल पासेस आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एनस इज कॉल्ड एलिमिनेशन, या एक्सक्रीशन भी हम इसे कहते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दिया कि किस तरह की ये डाइजेशन होती है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो अब मैं आपको बताती जाऊँ कि ये डाइजेशन स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमको एक लुकमा बनाकर अपने मुंह के अंदर इंजेस्ट करते हैं, जब हमको ये लुकमा बना के अपने मुंह के अंदर इंजेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये हम लोगों ने मुंह में डाला, ये है माउथ ओरल कैविटी। हमने माउथ के ज़रिए हमने एक लुकमा मुंह के अंदर डाला। ये माउथ ओरल कैविटी के अंदर हमारे एक खुराक है। ये खुराक जो है ये यहाँ पे माउथ ओरल कैविटी में आपको जैसे पता है कि लिप्स, टीथ के अलावा जो है सिलेवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, यानी कि दो सिलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, और उसमें 3 तरह के सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सब मैंडिब्यूलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड होता है।
तो ये जो ग्लैंड्स है इसमें से सलाइवा जो है वो बाहर निकलता है। सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है। सलाइवा जो है वो मदद करता है कि फूड जो है वो अच्छी तरह से भीग जाए और अमाइलेज उसमें से जो है वो फर्स्ट जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसके अंदर अमाइलेज होता है और वो अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है। अमाइलेज हेल्प करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि शुगर मॉलिक्यूल है वो जो है मोनोसेक्राइड में तब्दील हो जाए, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो फर्स्ट डाइजेशन जो है वो यहाँ माउथ के अंदर ही हो जाती है और वो कुछ सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसके अंदर जो अमाइलेज होता है उसकी वजह से अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर देता है मुंह के अंदर ही। देन उसके बाद क्या होता है कि जब अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे ही ब्रेक डाउन कर देता है तो उसके बाद जो है ये जो बोलस है ये, क्योंकि ये अब एक सलाइवा से जो सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला है उसने उसको एक बोलस बना दिया है माउथ के ज़रिए। अब एक च्यू करके हम लोगों ने मैकेनिकली और केमिकली जब हमने उसको च्यू कर लिया तो ये बोलस में तब्दील हो गया और ये बोलस जो है यहाँ से नीचे आने लग जाएगा। ये नीचे आते वक्त यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है जो ढक्कन होता है ताकि जो फूड है वो ट्रैकिया के बजाय ट्रैकिया में ना जाए, क्योंकि ट्रैकिया और लेरिंग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे एक ढक्कन है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है कि जब भी फूड यहाँ से आ रहा होता है तो ये खुद ब खुद ढक्कन जो है ये यहाँ पर बंद हो जाता है। वैसे ये हर वक्त बंद नहीं रहता क्योंकि हम लोग हर वक्त सांस लेते रहते हैं तो ये खुला रहता है, लेकिन जब भी हम कुछ खाने लगते हैं तो क्या होता है कि ये बंद हो जाता है और ट्रैकिया को ये बंद कर देता है ताकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा सके। और उसके अलावा ये यहाँ से होता हुआ बोलस जो है वो यहाँ पर आ जाता है यानी कि फ्रिंग्स में आ जाता है, जिसे हम एपिग्लोटिस के जो अगला पार्ट है वो फ्रिंग्स है। फिर ओइसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है जिसके थ्रू जो है वो फूड जो है वो नीचे जा रहा होता है। ऐसा नहीं है कि फूड जो है हमें ग्रेविटी की वजह से हम लोग में खाना खाएं और वो हमारे स्टमक में, अगर हम लोग उल्टे खड़े हो जाते मतलब सर के बल खड़े हो जाएं तो हमारा फूड ऐसे तो नहीं जा सकेगा। लेकिन इसमें एक मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि इनके जो मसल्स हैं इसे फेगस के वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो है बोलस जो है वो आराम से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे असल डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टमक के पार्ट्स के बारे में बताती जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्टमक की एक पिक बनाई है जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओइसोफेगस के बाद एक कार्डिक स्फिंक्टर होता है। ये कार्डिक स्फिंक्टर होता है जिसकी वजह से ये बंद होता है। उसके बाद फूड यहाँ पे इंटर होता है। कार्डिक स्फिंक्टर के बाद ये जो हिस्सा है ये फंडस कहलाता है, यानी कि स्टमक का ये जो हिस्सा है ये फंडस कहलाता है। और ये जो पूरा हिस्सा इसे हम बॉडी कहते हैं। इसे लोअर कर्वेचर कहते हैं, इसे ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ पर क्योंकि बड़ा सारा एरिया है इसलिए हम इसे ग्रेटर और यहाँ पे लोअर कर्वेचर कहते हैं। फिर ये पाइलोरिक एंट्रम की तरफ आता है, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ ड्यूडेनम की तरफ चले जाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। तो मैं आपको अब एनाटॉमी मैंने आपको बता दी, तो मैं आपकी इसकी फिजियोलॉजी बताऊंगी कि स्टमक के अंदर जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं कि फूड जो है बाकी ब्रेक डाउन हो जाए, जो बाकी का बचा है फिर वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसमें एक HCl होता है, जो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं वो यहाँ तक जैसे ये भरा हुआ है क्योंकि 1 to 2 लीटर जो है पर डे यहाँ पे ये सेक्रेशन होती है। इसके अंदर HCl होता है, पेप्सिनोजिन होता है जो पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है। तो मैं आपको बता दी जो HCl जो है वो पेप्सिनोजिन को जाके एक्टिवेट करता है और इसके थ्रू जो पेप्सिन है वो एक्टिव हो जाता है। और पेप्सिन जो है यहाँ पर, पेप्सिन को मैं आपको यहाँ पे लिखती जाऊँ कि पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन का होना बहुत ज़रूरी है। HCl जो है जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरियाज आ रहे होते हैं उसको ब्रेक डाउन उसको ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को। यहाँ पर एक और चीज़ होती है इंट्रिंसिक फैक्टर। हमारा जो ग्लैंड्स है स्टमक के यानी कि एब्डोमेन के वो
स्टमक के जो ग्लैंड्स है उसमें से एक इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है जो विटामिन बी 12, जो विटामिन बी 12 है उसके साथ अटैच हो जाता है, जो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे माउथ के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, वैसे स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हुई, लिपेज के थ्रू फैटी एसिड की डाइजेशन हुई, और स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी भी आगे जाके, लेकिन इसके साथ जो इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक के अंदर होता है वो निकलता है विटामिन बी के साथ 12 के साथ अटैच हो जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर बाकी की उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो HCl जो है वो मदद करता है कि पेप्सिन को वो एक्टिवेट फॉर्म में लेकर आए, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन फॉर्म में लेकर आए, और ताकि वो प्रोटीन की डाइजेशन कर सके। जो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस भी सेक्रेट करते हैं। म्यूकस जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं स्टमक के लिए, वो स्टमक को हेल्प करते हैं ताकि जो HCl है, क्योंकि HCl बहुत एक खतरनाक एक एसिड है, तो वो HCl जो है वो स्टमक की वाल्स को ही ना खा ले, इसलिए ये म्यूकस जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। स्टमक की वाल्स को म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और इसके लिए स्टमक की वाल्स बची रहती हैं। तो मैं आगे आपको बताती जाऊँ कि हम ये यहाँ से जब डाइजेशन खत्म हो जाती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, क्योंकि हमारा स्टमक का जो आगे का पार्ट है वो हमारे ड्यूडीनम के साथ अटैच होता है, वो ड्यूडीनम से होता हुआ जियोजीनम और उसके बाद इलियम की तरफ जाता है। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि जो मेन हमारी जो अब्जॉर्प्शन है ना, जैसे डाइजेशन हमारी मेन जो है वो स्टमक के अंदर हो रही है, वैसे ही हमारी जो मेन अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पहले पार्ट यानी कि ड्यूडीनम की तरफ जब खाना जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास लिवर होता है, और लिवर और पैनक्रीज होता है। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि लिवर के अंदर बाइल सेक्रेशन होती है, बाइल की जो सेक्रेशन होती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाके सेव हो जाती है, और वो गॉल ब्लैडर से यानी कि बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। रही थी कि लिवर से जो बाइल सेक्रेट होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाके सेव हो जाता है, और वो फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और वहाँ पे फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होती है, और वहाँ पे आके लिपेज जो है और बाइल जो है वो बाकी की डाइजेशन करते हैं, और इस हमारे जो ड्यूडीनम है यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, और ये माइक्रोविलाई का क्या काम होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये बहुत बहुत छोटे छोटे से विलाई होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसका काम ये होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू, ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये जाते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये लिवर के अंदर जाते हैं, और लिवर में जाके जो कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब जाके सेव हो जाती हैं, यानी कि स्टोरेज हो जाती है वहाँ पर जाकर। तो मैं आपको बताती हूँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से होते हुए ये ड्यूडीनम के थ्रू जियोजीनम में जाता है, जियोजीनम की तरफ इलियम की तरफ जाता है, इलियम से ये जाता है सीकम की तरफ। यहाँ पे सीकम है, ये जो हिस्सा है हम इसे सीकम कहते हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीकम कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे हम सीकम कहते हैं। इसमें जो है वो यहाँ छोटी सी एक अपेंडिक्स भी लगी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के अंदर जिसका कोई खास काम तो नहीं होता है, लेकिन मैं बताती जाऊँ आपको ये भी कि अपेंडिक्स के अंदर गुड जो बैक्टीरिया हैं वो सेव होते हैं जब भी हमारे सीकम के अंदर फूड इंटर होता है, क्योंकि वो बॉलस जो है वो यहाँ से होता हुआ काइम की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो होता हुआ काइम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम जो पार्ट है इसमें जो है वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो यहाँ पे जितने भी गुड बैक्टीरिया जितने भी यहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है। फिर ये क्लोन है, ये हिस्सा हम कहते हैं क्लोन, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग क्लोन हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये असेंडिंग क्लोन, उसके बाद ये ट्रांसफर क्लोन से होता हुआ डिसेंडिंग क्लोन। यहाँ से होता हुआ फूड जो है हमारे डिसेंडिंग क्लोन की तरफ जब भी पहुँचता है काइम, तो क्या होता है कि यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, साल्ट की अब्जॉर्प्शन होती है, या विटामिन के की अब्जॉर्प्शन हो जाती है, ये ताकि वाटर की अब्जॉर्प्शन इसलिए होती है ताकि ये सख्त हो जाए, और ये सख्त होता हुआ हमारे रेक्टम में आके सेव हो जाता है, और हमें फिर उसके बाद एनस से होता हुआ ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो मैं आपको जैसे बताती जाऊँ कि
कि मैंने आपको जैसे बताया कि माउथ से इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, सलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, माइलेज निकलकर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। फिर ये होता हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरह स्टमक में जाता है। स्टमक से पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में लेता है, जिसको HCl जो है पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कर देता है, और उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन हो जाती है। और यहाँ पे जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। स्मॉल इंटेस्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिडीनम कहलाता है, उसके बाद जियोजीनम होता है, उसके बाद इलियम। यहाँ से वो होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि सीकम में चला जाता है। यहाँ पे फिंगर की प्रोजेक्शन होती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। मैं लिख भी देती हूँ, अपेंडिक्स। तो ये उससे सीकम से होता हुआ कलॉन की तरफ, और जब डिसेंडिंग कलॉन में जब ये पहुंचता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के जब ये डिसेंडिंग कलॉन में पहुंचता है, क्योंकि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लार्जर डायमीटर होता है, लेकिन वो लेंथ में छोटा होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर तो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन के। तो यहाँ पे जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर जब रीअब्जॉर्ब होती है ये बिल्कुल ही एक सख्त फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो ये स्टूल जो है होता हुआ रेक्टम से होता हुआ एनस की तरह एनस से एक्सक्रीट हो जाता है बाहर। तो आज मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बताया। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।